तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास होगी बेसिकली हमारी क्लास होगी जो यूपीपीएससी जीआईसी से जो एलटी की वैकेंसी है उसमें जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस वर्ग के लिए जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनके लिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सीरीज में देखेंगे थोड़ा सा सिलेबस। आज की वीडियो ये पहली क्लास है, सिलेबस देखेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल का पढ़ना है, आपको किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक जाना है कि सर किस लेवल तक पढ़ना है, क्या आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करो या क्या प्रवक्ता की कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी या नहीं। तो ये वीडियो है यूपीपीएससी से जो केमिस्ट्री से एलटी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए। ये पहली क्लास होगी, मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो इसको एज अ क्लास लीजिए आप। 25 से 30 मिनट की क्लास होगी। देखो सिलेबस की बात करूं जब, तो आपके पास सिलेबस जो दिखेंगे बेटा, आपके पास सिलेबस ना ये फिजिकल केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स हैं। क्लियर रखो मन में कि आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, आपको काइनेटिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है और एक टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पढ़ना है। पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। पेपर मैंने कुछ देखा, कुछ पेपर भी मेरे पास है, तो आपको कंप्लीट टॉपिक 11 12 कंप्लीट नहीं कवर करना है, बहुत स्मार्ट वे से आपको पढ़ना है। जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज पहली क्लास है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहली क्लास है। ये आपकी मैंने सिलेबस देखा है तो मुझे मुश्किल से 40 क्लास चाहिए, 25-30 मिनट की ईच क्लास, 40 क्लास। क्योंकि ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सिलेबस बताने में 10 मिनट चला जाएगा आपका। 4 टॉपिक आपके रेडियो एक्टिविटी हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपके फिजिकल के पार्ट है। जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक, इसमें क्लियर है 4 टॉपिक यहाँ है, 4 टॉपिक यहाँ है। तो सबसे आसान पढ़ने वाला है वो आपके लिए ऑर्गेनिक पढ़ने वाला है। कई बच्चे बोलेंगे सर यही तो मेरे लिए सबसे टफ है। नहीं, एक्चुअली में ये सबसे आसान है। सिलेबस ही कुछ ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। जीओसी दिया हुआ है, फॉलोड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, देन नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन में नाम लिखा हुआ है कि आपको एल्डोन पढ़ना है, पर्किन रिएक्शन पढ़ना है, आपको कैनिजारो पढ़ना है, बेंजाइन कंडेंसेशन पढ़ना है, रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ना है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ना है, नोवेंजल कंडेंसेशन पढ़ना है, माइकल एडिशन पढ़ना है। गिन के 10 नेम रिएक्शन है। आप बिना मतलब का परेशान हो जाओगे, 10 ही नेम रिएक्शन है। और आपको बता दूं ये जिस लेवल का पेपर है एलटी का, आपको ना बस उनके रिएक्टेंट्स जानने हैं और उनका प्रोडक्ट जानना है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं। जैसे पर्किन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, कौन लोग अभिक्रिया करेंगे तो पर्किन रिएक्शन बनेगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का है। कार्बोहाइड्रेट बड़ा फेवरेट टॉपिक है यार। कार्बोहाइड्रेट से आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिक्स ही रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से चीजें फिक्स है, ऑर्गेनिक में भी फिक्स ही हैं चीजें। कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय आइसोमेरिज्म और यूवी स्पेक्ट्रा। अच्छा, इन टॉपिक्स में भी ना बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ये आपका फिजिकल पार्ट हो गया, सो ये ऑर्गेनिक हो गया, ये फिजिकल हो गया और नीचे आपका इनऑर्गेनिक पार्ट है। ये सिलेबस है। अब पहली क्लास है तो आपको मैं बता दूं कि मैं लगातार 5-6 क्लासेस डाल रहा हूँ। अगर आप व्यूज आते हैं, अगर आप रिस्पॉन्स देते हो, अगर आप चीजें सही होती हैं तो मुझे ये ना रिकॉर्डिंग वाला थोड़ा पंगा लग रहा है। रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, ये मैं लाइव पढ़ा दूंगा। मेरी जितनी पीछे की क्लास आप वीडियो पे जाओगे, जो मैं सरकारी बच्चों के लिए क्लास लिया हूँ, नीट के लिए लिया हूँ, वो सारी लाइव क्लासेस होती थी। लाइव क्लासेस में मैं आपके कमेंट भी ले सकता हूँ। लाइव 25 मिनट आया, स्टैंड लगाया, लाइव पढ़ा दिया, वो अपलोड हो जाएगा, वो बेहतर है मेरे लिए, है ना। मुझे ये बहुत दिक्कत होती है अपलोड करना ये सब कुछ। तो आप थोड़ा सा 4-5 वीडियो फॉलो करो, आप लगातार जुड़ जाओगे, वीडियो से कनेक्शन बन जाएगा तो आपको मैं लाइव का टाइम दे दूंगा। मैं उस टाइम पे आके आधे घंटे पढ़ा जाऊंगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। किस लिए? क्योंकि इनऑर्गेनिक से हम बेस बनाएंगे ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक के बाद हम कुछ कुछ जो लगातार इस सीरीज को फॉलो करेंगे फिजिकल। फिजिकल के बहुत कम टॉपिक्स हैं, 4 ही टॉपिक है, इसलिए लास्ट में उठा रहा हूँ। काइनेटिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पे ही काम करना है। ऑर्डर क्या होता है, गिन के 10 टॉपिक है भाई। इक्विलिब्रियम भी चीजें बहुत फिक्स ही है, लिमिटेड है। रिएक्टिविटी में भी, रेडियो एक्टिविटी में भी चीजें लिमिटेड है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th का पहला, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, चीजें फिक्स है। फिजिकल के लिए परेशान मत होइए, चीजें फिक्स है। तो सबसे पहले बेस बनाते हैं।
मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता, तो इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक, इसके बाद फिजिकल। तो स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक से मैं एक चैप्टर उठा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी सब कुछ मैं रफ करूंगा, आपको यहाँ से कुछ लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कि क्या सिलेबस है, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैं देख लूँ भाई वीडियो सही चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूंगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना, जो पेपर मैं देख पा रहा हूँ, जो पेपर देखो, पेपर भी है कुछ मेरे पास। SN1 रिएक्शन पूछा है, SN2 की अभिक्रियाशीलता पूछा हुआ है, और कुछ केमिस्ट्री से फोटोकेमिकल स्मॉग पूछा हुआ है, कुछ कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, केमिकल बॉन्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा देखो केमिकल बॉन्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा रहा हूँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहली क्लास होगी वो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना ये अभी क्लास स्टार्ट हो रही है ना। आप कहाँ से पढ़ते हो, जीरो हो क्या हो, आप बीच में हो, मिड में हो, आपको सब कुछ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पे 40 क्लासें लगातार जाएंगी, तो मैं भाई सुकून से पढ़ान दे यार। ठीक, परमाणु संरचना देखो, इसमें जो पार्ट मैं उठाने जा रहा हूँ, एक तो थ्योरीज का पार्ट है जहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशंस, आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स वगैरह वो आते हैं। एक पार्ट है क्वांटम नंबर्स। तो मुझे ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस एग्जाम को देखते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो थ्योरीज वाला पार्ट बाद में ले लूंगा, सबसे पहले मैं क्वांटम नंबर्स की बात करूंगा। क्वांटम नंबर्स पढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है सारी चीजें जो है, बेसिक एलटी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि सारी चीजें परमाणुओं में 3 चीजें हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, नाभिक बोलते हैं, हिंदी वर्ग के लोग वो भी पढ़ो यार। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ राउंड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, ठीक है। इसको देने की कोशिश श्रोडिंगर ने की थी, और श्रोडिंगर ने हमें एक वेव फंक्शन दिया साई, राइट। साई का इटसेल्फ अकेले में साई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का मतलब है। ये भी क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ये आ जाएगा, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। अगर आ गया तो साई स्क्वायर के, साई किसने दिया, एक वेव फंक्शन है टूल है जिसको श्रोडिंगर ने दिया, और हमें उसने बताया कि साई का अपने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का मतलब है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व, इसका मतलब क्या है, हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं, एक चीज लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पे मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है। और जहां पे ये मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, उस प्लेस को आप ऑर्बिटल बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑर्बिटल। मींस साई स्क्वायर एक फिजिकल, साई स्क्वायर एक क्वांटिटी है जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, और जहां पे साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। एलटी के लिए पढ़ा रहा हूं तो बेटा इतना ही जानिए, आप इतना ही जानिए जितना मैं बता रहा हूं। विश्वास करिए, थोड़ा दिन साथ चलिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये रास्ता सही है। साई स्क्वायर जहां मैक्सिमम होगा उस प्लेस को कहते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को समझने के लिए, ऑर्बिटल का एनालिसिस करने के लिए हमको जो है क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे ज्यादा। आप इसको उतारिए, मेरी बातों से नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, दैट इज इनफ एलटी के लिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है ना। तो आपके लिए मैं एग्जाम निकालने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं देना है आपको, बिल्कुल नहीं देना है, ठीक। तो आपने क्या बोला, साई स्क्वायर जहां मैक्सिमम, वो प्लेस कौन सा होगा, ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस जानना है, क्या जानना है, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस। और इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस जानने के लिए, जैसे हमें आपका एड्रेस जानना हो तो आपके देश का नाम, किस शहर में रहते हैं, शहर के किस जिले में रहते हैं, फिर किस गांव में रहते हैं, उसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है। तो हमको बेटा 4 क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, दूसरा है एल, तीसरा है ml, और चौथा है s। सब कुछ लिखूंगा नहीं, समझाना मेरा काम है, आप ऑलरेडी जानते हो बहुत कुछ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन।
मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सेल नंबर। जब आपका सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 हो सकता है, सेल नंबर 3 हो सकता है, सेल नंबर 4 हो सकता है, मतलब नाभिक के बाहर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये सेल नंबर बताता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या हमें क्या बताती है? सेल नंबर। इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे है। देखो बहुत बेसिक बातें शुरू कर रहा हूँ यार, इससे ज्यादा नहीं उतर सकता हूँ नीचे, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो नाभिक के बाहर जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा, आपको ये याद रखना है, सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ठीक है, उनमें पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट ये है, एन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, पॉइंट वाइज सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे ए टू जेड, लेकिन पॉइंट वाइज एग्जाम के लिए जितना जरूरी है बस दैट इज इनफ। एन बढ़ेगा तो ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको त्रिज्या पढ़ाऊंगा, एटॉमिक त्रिज्या, रेडियस, आकार, ठीक। इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही हम रेडियस बोलते हैं जनरली, छोटे एलटी लेवल पे, ये चीज समझना है। तो जैसे जैसे एन बढ़ाओगे रेडियस भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी परमाणु की बढ़ेगी। ये दो लाइन याद रखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर बताता है, जैसे जैसे एन बढ़ाओगे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, और उस पर्टिकुलर सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा भी बढ़ेगी। दूसरा जो है आई थिंक साई आपने समझ लिया। अब साई को मैं डिलीट करूंगा, ठीक। जो दूसरा पार्ट है एल, ये है आपका, जिसको बोलते हैं एजीमुथल द्विगंशी क्वांटम संख्या। एल जो है हमें बताता है सबसेल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरी है इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, इसके जस्ट बाद मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 क्लासें आप इस पे मिलेगी आपको, क्वांटम नंबर्स पे 2 क्लासें मिलेंगी, 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की। सबसेल बताता है किसी भी गिवन एन के लिए, फॉर अ गिवन एन, जो एल की वैल्यू होती है दैट इज 0 to n-1। व्हाट डज इट मीन? अगर आपका n 0 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0, n 1 है तो 0 to 1-1 0। ध्यान से सुनिए, अगर n 1 है मतलब पहला सेल है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 होगी, 0 to 1-1 0। n 1 है तो उसमें दो पॉसिबल l की वैल्यूज होंगी, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। अगर आपका n 2 है तो 0 to 1 मीन 0 and 1, n 3 है तो L क्या होगा? 0 to 3-1, 0 to 2, मतलब 0 1 2, एंड n 4 है बेटा तो 0 1 2 3। जो L है ना वो S को रिप्रेजेंट करता है, S सबसेल। जहां जहां L 0 है वो S को रिप्रेजेंट करता है, किसको? S को। जहां जहां L 1 है वो P को रिप्रेजेंट करता है, P को। जहां जहां L 2 है दैट इज D, एंड L 3 दैट इज F। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, L0 S को रिप्रेजेंट करता है, L1 P को रिप्रेजेंट करता है, L2 D को, L3 F को रिप्रेजेंट करता है, F सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह L4 हो तो G H I चलता रहेगा। मींस पहले सेल में, इंपॉर्टेंट है, पहले सेल में एक सबसेल होता है S, दूसरे सेल में 2 होंगे S और P, तीसरे में 3 सबसेल होंगे S P D, चौथे में 4 सबसेल होंगे S P D और F। ये बात ध्यान से सुनिए, आपने क्या बोला? पहला सेल, पहले सेल में सिर्फ 1s लिख रहा हूं, अब 1s 1 पहला सेल, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, और उसमें s होता है। दूसरे में 2s भी होगा और 2p भी होगा, तीसरे में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा, चौथे में 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। भले भरे किस ऑर्डर में जाएंगे वो बाद की बात है, ये ऑर्बिटल्स, ये जो सबसेल है वो पाए जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा ब्रीफ में ही पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको ये आइडिया लग गया कि जितना सेल नंबर है उसमें उतना ही सबसेल पाया जाएगा। मैं बोलूं क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तीसरे सेल में कितने सबसेल पाए जाएंगे, तो आप बोलोगे तीसरे में 3 सबसेल होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगी 0 to 3-1, 0 to 2, 0 1 2 मींस s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा, s p d, ठीक है। मैं बोलूं पांचवें सेल में कितने सबसेल होंगे, बोलना यार 5 होंगे, क्योंकि L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 5-1, 0 to 4, 0 1 2 3 4, सबसे बेसिक पार्ट उठाया है, ठीक है। ये आपको L बताता है, L क्या बताता है? सबसेल। ML क्या बताता है? ML आपको बताता है पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ अ सबसेल। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पॉसिबल ओरिएंटेशन नीट में तो आए हुए हैं, ओरिएंटेशन मींस
एस कितनी ओरिएंटेशन ले सकता है स्पेस में, पी कितनी ले सकता है, डी कितनी ओरिएंटेशन ले सकता है और एफ कितनी ओरिएंटेशन ले सकता है। आप ध्यान से सुनो, बीच में एक्चुअली टेबल है इसलिए मुझे ना पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो रही है। टेबल आगे निकला हुआ है, उसी पे बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। जो ml है दैट इज -L2 + L। ml का जो फॉर्मूला है दैट इज -L2 + L। मतलब अगर L 0 है तो ml की जो संभावित वैल्यू होगी बॉस वो कहां से कहां तक होगी, -0 to +0 मतलब 0। तो S सिर्फ एक ओरिएंटेशन ले सकता है जिसके लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, 0। L1 है तो ml आपका होगा -1 2 + 1 -1 0 + 1। L2 है तो -2 से +2 -2 -1 0 +1 +2। L3 है तो आपका जो ml की वैल्यू होगा -3 से +3 चले जाओ, टोटल 7 वैल्यूज हो जाएंगी ना। ये सबसे बेसिक पार्ट उठाया है भाई मैंने, बहुत बेसिक पार्ट है ये, ठीक। ये शायद आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन मुझे चूंकि 0 से स्टार्ट करना है तो इस पे मुझे टाइम देना है, ठीक है। टाइम क्या देना है, अभी अगली क्लास इंफॉर्मेटिव होगी, ये हो सकता है आपको आता हो ये सब कुछ। तो आप मोटा मोटा निकाल लो, L 0 है तो S सब सेल, S में एक कमरा जिसके लिए ml की वैल्यू 0। P L1 P में 3 कमरे होते हैं जिसके लिए ml की वैल्यू -1 0 +1, और कोई भी हो सकता है, ये -1 ये 0 ये +1, ये वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपको पता है D में 5 आपके कमरे बन गए और F में टोटल 7। एक एक कमरे को इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एक एक कमरे को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है जो बताता है स्पिन क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम संख्या आपको 2 ही होता है, एक +12 एक -12। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे घूमते हैं, कोई क्लॉकवाइज घूमेगा कोई एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 ही स्पिन हो सकते हैं, एक +12 एक -12। तो कुल मिला के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, एक की साइन क्लॉकवाइज रहेगी, एक की साइन एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए स्पिन की वैल्यू +12, एक के लिए स्पिन की वैल्यू -12। ये GIC LT के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा है। 4 चीजें मैंने बताई कि ऑर्बिटल जब समझने जाएंगे तो 4 चीजें पकड़नी होगी, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, एजोमिथल क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर। क्लास बहुत लंबी नहीं करनी, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। आप इसको समराइज करो, ये तो कहने को हो गया, अब ये सारी चीजें मैं समराइज करूंगा, इसको रफ करूंगा। समराइज ये कर रहा हूं, इसको रफ करूंगा। मोटा मोटा मैंने ये निकाला कि जो आपका नाभिक है उसके बाहर सेल होते हैं। पहला सेल, पहले सेल में सिर्फ 1s होता है, दूसरे सेल में 2s होता है और 2p होता है, तीसरे सेल में 3s 3p। s में एक कमरा, सब जगह s में एक कमरा, p में 3 कमरे और 3d होगा तो 3d में 5 कमरे, ठीक। इसी तरह 4s 4p 4d 4f होगा। एक एक कमरों में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमें इन कमरों में, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और वो मैं ब्रीफली बोल दे रहा हूँ, तेजी से चला जा रहा हूँ। जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे, ठीक, जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे, ठीक, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए 3 नियम का पालन करना है, ठीक। पहला आपको पालना है अफबाऊ रूल, दूसरा आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा आपको एक नजर मार लेना इन चीजों पे, हुंड प्रिंसिपल। ये मैं अभी आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बॉस, क्वेश्चंस अभी इसके साथ ही लूंगा मैं। क्वेश्चंस जस्ट इसके जो मुझे लगेगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप उसको देख लेना। अफबाऊ बोलता है कि सबको एनर्जी ऑर्डर के बढ़ते क्रम में भरना है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ऑर्डर के बढ़ते क्रम में भरना है, ठीक। मतलब बोलता है जो सबसे कम एनर्जी का होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरना, तो ये एक ऑर्डर देता है, सबसे पहले 1s को भरना होता है, देन 2s को, देन 2p को, देन 3s को, देन 3s के बाद 3p को, है ना, 3s 3p, देन 3 में d भी है लेकिन हम उससे पहले नहीं भरते, हम उससे 4s को पहले भरेंगे, देन 3d को भरेंगे। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, 4s और 3d की एनर्जी, 3d को हमने बाद में क्यों फिल किया, यहाँ पे एक रूल लगता है n+l रूल,
एनर्जी के लिए n+l रूल, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल नहीं। n+l रूल पे सवाल बन सकता है, वो पूछेगा कि दो ऑर्बिटल्स है किसकी एनर्जी कम है। तो देखो 3d के लिए n+l, n क्या है 3, l d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो 5, 4s के लिए n+l की वैल्यू कितनी हो गई 4s, n4, s के लिए l की वैल्यू 0 तो 4। अब देखो 4s और 3d में, 4s और 3d में n+l की वैल्यू किसकी कम है 4s की, इसलिए वो एनर्जी में कम होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर पढ़ोगे ना, ठीक, तो अब्बाऊ हमें ये बताता है, जब आप अगर ये लेक्चरर की वीडियो होती तो मैं यहाँ बताता कि 4s को 3d से पहले क्यों भर रहे हैं, क्या लॉजिक है। तो प्रवक्ता की वीडियो ये नहीं है, आप एलटी के लिए पढ़ रहे हो, आप तो याद कर लो कि सबसे पहले 1s भरेंगे, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p। आपको ये याद भी नहीं करना है, अभी जैसे मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा ना, ये सारी चीजें अपने आप रट जाएंगी, आपको दिखने लगेगा, ठीक। तो n+l रूल हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, जिसका n+l रूल, n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। जब दो लोगों का n+l बराबर आ जाए तो जिसका n कम होगा वो उसकी एनर्जी कम, उससे पहले आप भरोगे। तो अब्बाऊ ने हमें ना इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एनर्जी ऑर्डर दिया। पॉली हमें ये बोलता है, पॉली हमें क्या बोलता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में जब इलेक्ट्रॉन भर लोगे तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। मान लो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 3 क्वांटम संख्या n सेम हो सकती है, l सेम हो सकती है, ml सेम हो सकती है, लेकिन इसका स्पिन अलग अलग होगा। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं, जैसे एलटी के लिए ज्यादा नहीं। हुंड हमें ये बताता है कि जब आप जैसे P में 3p है, 3p में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो तो बराबर एनर्जी के 3 है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करना। तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तभी चौथा इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करना। आप पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, इसके बाद एक्चुअली यहाँ पे इसकी भाषा कुछ अलग है इसके, ठीक है, वेव फंक्शन के साइन से इसका लेना देना है, लेकिन LTGIC के लिए उतना जरूरत नहीं है। तो हम बस इतना जान लेंगे कि हुंड्स में क्या है कि पहले अगर D5 है तो पहले सब में एक 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 एक, एक भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। डी छठवां इलेक्ट्रॉन तभी भरोगे, तभी यहाँ पे लागू। जैसे सपोज D6 भरना है तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब छठवां इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएगा। पहले सब में बराबर एनर्जी के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना, उसके बाद पेयरिंग करना। तो ये थोड़ी सी बात की क्वांटम नंबर्स पे, आई होप ये आपको तैयार होगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपने ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर बताया, आपने बताया कि 4 क्वांटम नंबर्स एक नजर मार लो। अब ये याद रखना कि क्वेश्चन किस तरह आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। सपोज उसने बोल दिया कि 5d एंड 4f, किसकी एनर्जी कम है। तो आप ध्यान से देखो 5d के लिए n+n कितना है 5 + 2, 4f के लिए n+l कितना है 4 + 3, 3 कहां से आया, f के लिए l की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू 2, अभी बताया पीछे, ये भी 7 ये भी 7। किसकी एनर्जी कम, जिसका n की वैल्यू कम, तो एनर्जी किसकी कम होगी 4f की। दूसरा चीज क्वेश्चन जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है यहां से, दूसरा आएगा कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे 5G एग्जिस्ट करेगा क्या, क्या 5G ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। तो 5G के लिए आपको ऐसे देखना है n की वैल्यू 5 है, ठीक। अच्छा G के लिए l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यूज देखो, l 0 है तो s, l 0 है तो s, l 1 है तो p, l 2 है तो d, l 3 है तो आपका f, l 4 है तो g। ध्यान से सुनो, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू कितनी है 4, g के लिए l की वैल्यू 4। बताओ n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 4 है, क्या ये पॉसिबल है जी। l की वैल्यू होती है 0 to n-1, मतलब 0 to 5-1, मतलब 0 to 4, 0 to 4 में 4 आएगा, इसलिए 5G पॉसिबल है, ठीक। अभी तक जो पढ़ाया उसमें क्वेश्चन का बिल्कुल देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन का ये पैटर्न है, वो आपको 3 सेट दे देगा कि n 4 है, l आपका 5 है, ठीक, ml की वैल्यू -3 है, s की वैल्यू +½ क्या ये सेट पॉसिबल है। देखो n 4 है तो l की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती, l की वैल्यू हमेशा n से 1 कम तक एग्जिस्ट करती है, याद रखना, l की वैल्यू n से 1 कम तक एग्जिस्ट करती है, ये फॉर्मूला याद रखना।
तो N4 है तो L5 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, मान लो N4 है, L की वैल्यू दे दिया 2, Ml की वैल्यू दे दिया -3, ठीक, और S की वैल्यू -12। बताओ मुझे, N4 है तो L2 हो सकता है जी, हो सकता है। N4 है तो L0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। L2 हो सकता है, अगर L2 फिक्स कर दिया तो बताओ Ml -3 हो सकता है क्या? नहीं। L2 फिक्स हो गया ना तो Ml -2 से +2 होगा। L अगर 2 फिक्स कर दिया तो Ml -2 टू +2, फॉर्मूला याद करवाया ना। तो ये 3 दिया हुआ है तो ये सेट पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है बॉस। तो आज की जो है ना ये क्लास एक्चुअली सिलेबस बताने के लिए आया हूँ कि फिजिकल में 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में भी लगभग 5 चैप्टर है। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिजिकल के क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे आपको, फोकस तो सभी पे करना है, आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते, कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 4-5 क्लासेस मैं डाल रहा हूँ आपको, 4-5 क्लासेस में देखता हूँ कि बच्चे जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, पहली क्लास है, आपको भागना नहीं है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसमें आपको बड़ा गुरु मंत्र दे दूंगा, आप सभी को पता है कि पहले हमें क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल का आइडिया लेना है। इसमें बस ऑर्बिटल का आइडिया ले रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ पे है। देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ध्यान से सुनना। अभी बहुत परेशान नहीं होना है कि किस तरह के क्वेश्चन आप, इसमें बहुत ज्यादा मैं जादू नहीं कराने वाला, मैं खुद बहुत ब्रीफ करा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि 5th पीरियड में, अब आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये आपकी पीरियड्स बताते हैं। ऐसे 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है, आपको ध्यान में देना चाहिए। 7 आवर्त है और 18 समूह है, 7 आवर्त 18 समूह। फिफ्थ आवर्त में कितने तत्व आएंगे? क्वेश्चन आ गया, 5th आवर्त में कितने तत्व आएंगे, मैं क्वेश्चन खुद ही बना दे रहा हूँ। 5th आवर्त में कितने तत्व आएंगे? तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि भाई 5वें आवर्त में कौन कौन सा ऑर्बिटल भरोगे। तो एक फॉर्मूला ध्यान से सुनना, 7 आवर्त है, किसी भी nth आवर्त में आपको भरना किसे है, ध्यान से सुनना। ns को भरना होता है, np को भरना होता है, n-1d को भरना होता है, n-2f को भरना होता है, n-3g को भरना होता है, एंड सो ऑन। मतलब अगर 5th आवर्त है तो 5s भरना होगा, 5s भरना होगा, 5p भरना होगा, 5s 5p, 4d भरना होगा एंड 3f भरना होगा। आप ध्यान से देखोगे तो 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता, n3l3 पॉसिबल नहीं है। तो 5th आवर्त में 5s को भरोगे, 5p को भरोगे और 4d को भरोगे। 5s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो 2 तत्व हो गए। 5p में 6 और d में कितने? 10। तो 5th आवर्त में टोटल कितने हो गए? 18। ध्यान से देखो, 5th आवर्त में टोटल कितने तत्व आएंगे? 18। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज टेस्ट करो, 4-5 क्लासेस करो, मैं गाइड कर रहा हूँ। आप कोई भी किताब रेफरेंस बुक ले लो, वहां से जाओ, मेरे करने के बाद वहां से जाओ और कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट छोड़ देना। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो 5th पीरियड में मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्यूचर में कभी अगर 8th आवर्त आया तो 8th आवर्त में कितने तत्व होंगे। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो एलिमिनेट करने वाला होगा। ये मतलब 100 में से 98 बच्चे बाहर। पूछ दिया कभी 8th आवर्त में कितने तत्व होंगे, इसका आइडिया अगर आप लगा लोगे तो अभी मैं जस्ट पीरियोडिक टेबल ही लाऊंगा, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर दूंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जब आप पहला आवर्त भरते हो, N1 है पहला आवर्त, तो पहले आवर्त में सिर्फ किसे भरोगे? 1s को। किसको भरोगे? 1s। दूसरा आवर्त है तो दूसरे आवर्त में किसे भरोगे? 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, 1d तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तीसरा आवर्त है, अगर तीसरा आवर्त है 3s भरोगे, 3p भरोगे, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, तीसरा हो गया, चौथा आवर्त है तो 4s भरोगे, 4s 4p और 3d एग्जिस्ट करता है। पांचवा आवर्त है, ध्यान से देखो बेटा, 5s 5p एंड 4d, ये इनको फिल करोगे। किस ऑर्डर में फिल करोगे उसके लिए आपको n+l रूल लगाना पड़ेगा, सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे आप सपोज छठा आवर्त भर रहे हो, छठे आवर्त में किसे भरोगे? यही फॉर्मूला लगाओ, 6s को फिल करोगे, 6p को फिल करोगे, 5d को फिल करोगे और 4f को फिल करोगे। हाँ, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद 3g एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई,
सातवां आवर्त है, तो सातवें आवर्त में 7s भरा जाएगा, 7p भरा जाएगा, 5d भरा जाएगा, 5d हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 7 7 6d, 6d भरा जाएगा और 5f भरा जाएगा। तो टोटल कितने लोग आएंगे? 32 लोग। छठे में भी टोटल कितने तत्व आएंगे? 32। पांचवें में 18, चौथे में 18, चौथे में भी टोटल कितने आएंगे? 18, पांचवें में 18, तीसरे में 8, दूसरे में 8, पहले में कितने तत्व आएंगे? 2, तो 2 8 8 18 18 32। आप ऑर्बिटल का आइडिया लीजिए। तो पहली जो क्लास थी ना, ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 40 क्लास में मैं चीजें कवर कर लूंगा, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। मेरे पढ़ाने के बाद सिर्फ 15 मिनट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। साई स्क्वायर, फिजिकल सिग्निफिकेंस, 4 क्वांटम संख्या, चारों का काम है ऑर्बिटल को डिफाइन करना। पहले सेल में कौन होता है, दूसरे सेल में कितने सबसेल है, तीसरे सेल में कितने सबसेल है, चौथे सेल में सबसेल कितने हैं, सारे सबसेल का आइडिया ले लेना है, कौन कहाँ पे है। इसके बाद उन सबसेल में एनर्जी भरने जाना है। एनर्जी भरोगे तो 3 रूल का थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, हुंड, पाउली और आपबाउ। आपबाउ बेसिकली एनर्जी के बढ़ते क्रम को बताता है। यहाँ पे N+L रूल स्टडी कर लो। मैं देखो इनडायरेक्टली ये पढ़ाना तो बहाना है, मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ। N+L रूल का स्टडी कर लो, हो सकता है वो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करा दे। और क्वांटम नंबर से क्या तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। आज चूंकि पहला लेक्चर था, ब्रीफली सिलेबस बताना और फालतू बातें करने में थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया, वो भी जरूरी है, ठीक। तो किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। क्वेश्चन आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। तो 8वें आवर्ती में कितने तत्व भरे जाएंगे? अगर आप पढ़ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ 8वें आवर्ती में कितने तत्व आएंगे। फ्यूचर में भी 8वां आया कभी, अभी तो नहीं आया। अगर खोजे गए तत्व तो कितने तत्व आएंगे। तो आई होप आप चैनल पे बने रहो, पढ़ते रहो, चैनल को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी इसी के जस्ट आगे बढ़ाऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी विद टाइम देखते हैं कैसा आगे बढ़ता है। तो लेक्चर 2 जल्दी से आपके पास आ जाएगा, जिसमें हम ये जो अभी क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं इसके थोड़े एप्लीकेशंस फॉलोड बाय चैप्टर नंबर 3 में सीधा कूदने जा रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे आपको। ओके, धन्यवाद।